टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो 5G के इम्प्लीमेंटेशन से काफ़ी बेनिफिट लेगी। इस कंपनी का नाम HFCL है और ये कंपनी बनाती है केबल्स और बहुत सारी चीज़ें जो 5G के टेलीकॉम इक्विपमेंट होते हैं, उसमें कंपनी का बहुत ही भारी काम है और काफ़ी तगड़ा काम है। तो आज हम देखने वाले हैं HFCL के फंडामेंटल्स को और साथ ही साथ समझेंगे कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो क्या सोचता है और आगे आने वाले समय में PLI स्कीम इसको किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो HFCL की अगर हम बात करें, अगर हम उसकी कि क्या क्या चीज़ें हैं वो करती है, तो अगर हम की प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर, मतलब कि 5G से रिलेटेड जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बनाती है। इसमें इसके अलावा पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, डिफेंस के भी जो इक्विपमेंट होते हैं, इसके अलावा डिफेंस के जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, नेटवर्क के सॉल्यूशंस होते हैं जो चारों तरफ से बांधे रखते हैं हमारे 5G नेटवर्क को, वो यहाँ पर कंपनी बनाने का काम करती है। इसके अलावा जो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा है ओवर द पीरियड। कंपनी ने जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट निकाले हैं उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। साथ ही साथ मैनेजमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है अबाउट द फ्यूचर। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर आगे आने वाले समय में परफॉर्मेंस देती है। लीडिंग टेक्नोलॉजी है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है, एक ही प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है, कई प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। इसके अलावा कंपनी का R&D जो टीम है, R&D नए सेंटर्स भी खुले हैं, साथ ही साथ 175 मेंबर्स हैं R&D टीम में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इस अगर करंट ऑर्डर बुक की बात करें तो 5,884 करोड़ की ऑर्डर बुक है। साथ ही साथ अगर ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 1436 करोड़ के वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंपनी के एनुअल रेवेन्यू की केगर की बात करें तो 25% का केगर, पेट का अगर 20% का, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% की लमसम है। और कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.5 का निकल के आता है, जो कि इस तरीके की, मतलब इसमें भी थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो इसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेट हो भी तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, जो रेवेन्यू जो फ्लो होता है वो यहाँ पर मेजरली टेलीकॉम इक्विपमेंट से होता है। और जिस तरह से इंडिया 5G की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर करीबन 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें गोवा में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, और तमिलनाडु में एक और प्लांट है होस्टर में। आप देख सकते हैं सब बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ है, जिसका अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको कंपनी की वेबसाइट से जाकर और देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट ऑफरिंग की, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी छोटी से छोटी केबल से लेके बड़ी से बड़ी, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल तक यहाँ पे कंपनी बनाती है। HFCL ने ऑप्टिकल फाइबर केबल का सबसे बड़ा काम आई थिंक HFCL का है। HFCL पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस में जॉइंट क्लोजर, PLC स्प्लिटर्स, तो ये जो कनेक्टिविटी के जो नेटवर्क्स हैं, हमारे घर पर जो केबल आती है, वो जो केबल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो HFCL यहाँ पर पूरी करता हुआ नजर आता है। जो टेलीकॉम और रेलवेज में इनका काफ़ी बड़ा काम है। इनकी जो मेन जो ऑर्डर बुक होती है वो पब्लिक प्लेयर से काफ़ी बनी हुई रहती है और कुछ प्राइवेट प्लेयर है। बट अभी अगर रिसेंट मैनेजमेंट इंटरव्यू की बात करें तो कंपनी का जो शिफ्ट है वो धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पब्लिक यूनिट्स होती है, जो सरकार की कंपनीज होती है टेलीकॉम डिफेंस वाली, उनसे क्या होता है कि रेवेन्यू आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उनसे जो डेटर्स डेज हैं वो कंपनी की काफ़ी राइजिंग है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि कंपनी इसको किस तरह से पूरी तरह से चेंज करती है। और कंपनी बता रही है कि आने वाले समय में उनकी जो ऑर्डर बुक है वो प्राइवेट प्लेयर से ज़्यादा और पब्लिक प्लेयर से कम नज़र आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये जो है कंपनी की प्रोडक्ट ऑफरिंग में देख सकते हैं आप, कई तगड़े तगड़े सॉल्यूशंस है, जिसमें रेड लाइट वायोलेशन डिटेक्शन सिस्टम है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, वीडियो एनालिटिक्स, VMS, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस से लेके सॉफ्टवेयर, रेडियोज, हाई कैपेसिटी रेडियो, तो इस तरीके के सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं। इसके अलावा कंपनी के टेलीकॉम इक्विपमेंट में कंपनी का काफ़ी बड़ा काम है। और डिफेंस के जो AI के सिस्टम होते हैं, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, रूटिंग नेटवर्क है, माइक्रोवेव रेडियो बैकहोल सॉल्यूशंस है। टेलीकॉम में भी आप कह सकते हैं कि GSM नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, एक्सेस नेटवर्क, फाइबर टू द होम नेटवर्क, उनमें उनकी जो केबल्स होती है उसमें HFCL ने यहाँ पे पायोनियर हासिल किया हुआ है। HFCL रेलवेज में सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें फाइबर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन होता है, CCTV रेडियो सर्विलेंस के सिस्टम होते हैं, वो भी कंपनी उसमें भी काफ़ी काम करती है। तो कंपनी का काम लिमिटेड नहीं है कि केवल 5G से रिलेटेड ही है। 5G का मेन 5G विल बी द मेन पार्ट। आने वाले क्वार्टर्स में अगर हम देखेंगे जिस तरह से 5G का डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में भी जो रिफॉर्म किए हैं उसके चलते यहाँ पर 3 प्लेयर आपको अब सामने दिख सकते हैं, जिसमें मेन बड़े प्लेयर अगर हम बात करें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। तो अब आने वाले समय में ये इनकी जो मेन है वो यहाँ पर आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपनी का
कंपनी के सेक्टर तो हो गए हैं टेलीकॉम, नेटवर्क, रेलवे, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विलेंस। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सारे बड़े प्लेयर्स जो भी हैं वो कंपनी से यहाँ पर सेवाएं लेते हुए नजर आते हैं, जिसमें जियो हो गया, टाटा हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन, नोकिया, ऑरेंज, एल&टी, BSNL, सारे बड़े प्लेयर्स आप देख सकते हैं। चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो, आप हर बड़े बड़े प्लेयर्स को आप देख सकते हैं। साथ साथ एक्सपोर्ट का भी काफ़ी तगड़ा काम है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कनाडा, मेक्सिको, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जैसे टर्की हो गया, पोलैंड हो गया, सभी जगह कंपनी ने लगभग लगभग अपना काम फैलाया हुआ है और कई ज़्यादा देशों में यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस है। कंपनी की अगर हम इंडस्ट्री के मैनेजमेंट की बात करें तो महेंद्र नाटा जो कि कंपनी के प्रमोटर और MD हैं वो IIT मुंबई से बड़े हुए हैं, और साथ ही साथ कंपनी का जो पूरी मैनेजमेंट टीम है वो सभी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छी डिग्री होल्डर्स हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्री में वेटरन माने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें अरविंद खरबंदा की तो वो ICAI मतलब मेंबर रहे हुए हैं, ICAI के मतलब CA हैं। साथ ही साथ भारत पाल सिंह जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर MSc हैं। इसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें RM कसाटिया, तो वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से लंदन से यहाँ पे डिग्री ऑफ केमिस्ट्री ली हुई है। तो आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर हैं जो कंपनी के काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं और साथ ही साथ कंपनी को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं कि कंपनी की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में कहाँ कहाँ से निकल के आएगी। तो इंडिया में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो 4G का नेटवर्क तो ऑलरेडी एक्सपेंशन मोड में था ही। अब यहाँ पे कंपनी का इवोल्यूशन जो है 5G नेटवर्क्स में आने वाला है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की कई स्कीमें चल रही है जैसे भारत नेट हो गया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हो गया, रेलवेज में कई चीज़ों को डेवलपमेंट चल रहा है। तो वहाँ से ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला जो पूरा जो क्षेत्र है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है और उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ग्रोथ इस कंपनी को देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन, एक्सपेक्टेड ग्रोथ है कि कंपनी को 50 मिलियन की कनेक्शन की बाई 2024। और उसके अलावा OFC एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी कंपनी के पास है, जिससे कि कंपनी ग्लोबल मार्केट में रीअलाइन विथ चाइना +1 स्ट्रेटेजी से भी कंपनी को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल ये एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जो कंपनी के आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी देगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग में तो यहाँ पर आने वाले समय में ग्रोथ होने ही वाली है, क्योंकि भारत नेट फेज 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल फाइबर केबल में बहुत ही बड़ी ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से 5G अनाउंसमेंट आने वाले समय में होने वाली है, अगले साल तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 5G का अनाउंसमेंट करना ही होगा। एक्सपेक्टेड कैपेक्स की बात करें तो 4 से 5 लाख करोड़ का आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया में अकेले में कैपेक्स होगा रिलेटेड टू 5G नेटवर्क। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ओरेन का जो है वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कंपनी को आगे आने वाले समय में ग्रेप करने को मिलेगी, और उसके चलते कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। डिफेंस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट को रिड्यूस करने की बात चल रही है कि 65% से अभी जो है उसको आने वाले 2027 तक इसको 30% लाना है कि इंपोर्ट्स हम कम से कम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडिया की जो आत्मनिर्भर भारत है उसके चलते HFCL जो कि डिफेंस के भी जो मैंने आपको बताया इक्विपमेंट्स बनाता है और रेलवे के भी इक्विपमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं HFCL को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बजट एलोकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, और रेलवे में भी कंपनी को रेलवे में भी जैसे सिग्नलिंग सिस्टम है, साथ ही साथ न्यू रेलवे लाइंस, नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो जरूरत पड़ेगी वो HFCL यहाँ पर प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी और सर्विलेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी जिस तरीके से फोकस है वो आने वाले समय में कंपनी को लगता है कि कंपनी का 2023 तक केगर अगर हम बात करें, ये जो पूरे इंडस्ट्री का केगर है वो 10.58% की ग्रोथ करने वाला है। तो वहाँ से भी कंपनी को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नेक्स्ट जेन सर्विलेंस सिस्टम जो कि CCTV और इस तरीके के बेस होता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ग्रोथ आने वाली है जो कंपनी जिसमें पायनियर है। इसके अलावा कंपनी का जो R&D स्पेंड है वो कंपनी ने बढ़ा दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने पूरे तरीके से 5G पे काम करना स्टार्ट कर दिया है कि आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है, जो टेलीकॉम, डिफेंस और रेलवेज में आने वाली अपॉर्चुनिटी है, उस पर किस तरह से 5G नेटवर्क को डिप्लॉय किया जाए। इसके अलावा कंपनी का अगर हम बात करें इंडिया की डिजिटल जर्नी में काफ़ी सपोर्ट रहा है, जैसे PM वानी कॉन्सेप्ट हो गया, भारत नेट है। तो ये दोनों में जो कि इंडिया को रूरल नेटवर्क को इंडिया के नेटवर्क से मतलब ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट्स है। जो भारत नेट क्या है, भारत नेट एक सिंपल प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया के जो रूरल गांव हैं वहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी लाई जाए और साथ ही साथ उसको मेन इससे जोड़ा जाए। तो इंटरनेट की जो फाइबर केबल जो बिजती है वो यहाँ पे HFCL वो काफ़ी बनाता है, और उसके चलते जो PLI स्कीम है उससे भी हेल्प मिलेगी। भारत नेट जैसी स्कीम्स है जो कनेक्टिविटी बना रही है उससे हेल्प मिलेगी। PM वानी करके कॉन्सेप्ट है उससे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत हेल्प आने वाले समय मिलने वाली है। इसके अलावा मार्केट की जो रीच है जो वो भी बढ़ने वाली है, क्योंकि कंपनी
एक्सपोर्ट करेगी ओएफसी केबल और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स आने वाले समय में, और जो अभी करती है इसके अलावा 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में और अब करने वाली है, और उसका प्लानिंग है कंपनी की 3 साल में और ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन लाने की। मॉडर्नाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो यहाँ पर कंपनी चली रही है, जिसमें एक्सपेंशन चल रहा है ओएफसी कैपेसिटी का, जो 18 मिलियन और ये एफ किलोमीटर इनका जो मानक होता है वो उससे बढ़ के 22.5 हो चुका है। FTTH की बात करें तो 6 लाख से 7.2 लाख है, और फाइबर कैपेसिटी 8 मिलियन से 10 मिलियन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है, और साथ ही साथ कंपनी उस पर काम भी कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी हम किसी ग्रोथ कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि आप उसमें स्टेगर्ड मैनर में आप पैसा लगाते रहें, क्योंकि कंपनी भी उसी तरीके से पैसा लगा रही है और कंपनी भी ग्रो करती रहेगी, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है, टॉप लाइन है, वो उसी तरीके से ग्रो करेगा जिस तरह से वो पैसा लगाएंगे, और धीरे धीरे वो सपोर्ट करने लग जाएगा कंपनी के PNL को और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। अगर हम बात करते हैं कंपनी के डिफरेंशिएटेड एडवांटेज की, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो पूरी वैल्यू चेन, टेलीकॉम की जो पूरी वैल्यू चेन है उसको कवर करता है। साथ ही साथ कंपनी के जो फाउंडेशंस हैं, कंपनी के पास R&D फैसिलिटी है, कंपनी के पास जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी तगड़े हैं, जिसके कारण कंपनी का जो फाउंडेशन है वो काफ़ी नया है और काफ़ी यूनिक है। इसके अलावा हाईटेक प्रोडक्ट्स कंपनी के आने वाले समय में पाइपलाइन में जो इनोवेशन पे काम चल रहा है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के कारण कंपनी की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको यहाँ पर छोड़नी नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के की स्ट्रेंथ के बारे में, तो कंपनी की R&D फैसिलिटी, नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, वाईफाई सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कॉस्ट, रोबस्ट ऑर्डर बुक। इसके अलावा कंपनी के कैपेसिटी है वो भी आगे आने वाले समय में एक्सपेंड हो रही है, और कंपनी यहाँ पर हेल्थ, सेफ्टी, टेक्निकल, फंक्शनल ट्रेनिंग, इनके साथ साथ एक ही जगह पर आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएं, उस तरीके का कंपनी काम कर रही है। डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया से कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिला है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स जिस तरीके के यूज़ किए जाते हैं, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है हो गए, या भारत नेट हो गया, या डिजिटल इंडिया हो गया, इसके कारण कंपनी को काफ़ी सपोर्ट मिला है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यहाँ पर फायदा मिला। भारत सरकार ने जिस तरह से PLI पॉलिसीज लेके आई हैं टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की, HFCL को आने वाले समय में PLI से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा कंपनी का जो फोकस है वो R&D पे भी है, जिसके कारण कंपनी नेक्स्ट जेन प्रोडक्ट ला पाती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के कारण कंपनी के पास एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी तरीके से आपकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको सभी को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें तो कंपनी के पास R&D सेंटर्स हैं, और इसके अलावा कंपनी ने सिनर्जेटिक एक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की भी बात की है, और कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स बना रही है जो इंटरऑपरेबल हो और पूरे इंडिया को कनेक्टिविटी में हेल्प करे। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है। और आने वाले समय में अगर हम उनकी बात करें इनोवेशन की, जो कंपनी के प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट है उसमें अगर हम देखें सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट एग्रीगेटर रूटर, इसके अलावा GPON, स्मॉल सेल फॉर 5G, इसके अलावा अनकूल्ड इंजन कोर, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी आने वाले समय में लेके आने वाली है, और ये इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, और उसके कारण यहाँ पर कंपनी यहाँ पर प्रीमियमनेस चार्ज कर सकती है, और प्रीमियमनेस चार्ज करने के कारण कंपनी का जो होगा प्रॉफिटेबिलिटी वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही हेल्प करेगा। आगे आने वाले समय में कंपनी क्या क्या करने वाली है उसके बारे में कंपनी ने बताते हुए बताया कि मेक इन इंडिया एक्सपेंड करेगा, जिससे ग्लोबल रीच बढ़ेगी। साथ ही साथ कंपनी की जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है, कंपनी का जो पोर्टफोलियो ऑलरेडी, इसके अलावा कंपनी ने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है वो कंपनी के मार्जिन्स को इन्हेंस करेगा। कंपनी के जो वैल्यू एडेड सिस्टम है और आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जो 5G से रिलेटेड और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, उसके कारण कंपनी की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी मोनेटाइज होती हुई नजर आएगी, और प्रॉफिटेबल ग्रोथ होने के कारण जो मार्जिन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफिशिएंट ऑपरेशन होने के कारण जो वैल्यू है वो स्टेक होल्डर्स को काफ़ी मिलती हुई नजर आएगी। अगर कुछ फाइनेंशियल्स में नज़र डालें तो टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें जो पिछले 5 सालों के हमने मेन जो हैं वो लिए हैं, जिसमें टोटल रेवेन्यू की बात करें फाइनेंशियल 17 से फाइनेंशियल ईयर 21 तक लगभग आपका जो रेवेन्यू है 5 साल में 2 गुना हो चुका है। वहीं इबिटा मार्जिन की बात करें तो इबिटा मार्जिन को 10% से 13.2% ला चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी कंपनी जो भी ग्रोथ करती है वो ऐसे स्टेगर्ड मैनर में करती है कि एक ही दिन में ग्रोथ नहीं होगी, और आने वाले समय में भी लगभग कंपनी ने बताया कि हम आने वाले टाइम में और इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो अगर आप देख सकते हैं पेट मार्जिन की बात करें तो उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, बट डेट टू इक्विटी रेशो भी उसी तरह सस्टेन करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो बीच में फाइनेंशियल ईयर 19 के लमसम 23.6% हो चुका था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में वापस गिरता हुआ नजर आया। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो फ्री कैश फ्लो आप यहाँ देख सकते हैं कि आने वाले समय में फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छा होने वाला है, और उसके चलते कंपनी के पास जो
जो डेटर्स डेज का जो लफड़ा है वो यहाँ पर आने वाले समय में शायद सॉल्व होता हुआ नजर आए। अगर हम हिस्टोरिकल कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बढ़ती हुई रेवेन्यू, इबिटा मार्जिन की ग्रोथ और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहाँ पर एक स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ईपीएस है वो भी ग्रोइंग ट्रेंड में है। और साथ ही साथ कंपनी की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 21 तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो कंपनी की जो असेट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 1600 मिलियन मतलब कि 165 करोड़ से बढ़कर 443 करोड़ हो चुका है। और साथ ही साथ टोटल असेट्स में बैलेंस शीट की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो यहाँ पे आप साफ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लगभग 2 गुना हो चुकी है। 25,588 करोड़ से बढ़कर कंपनी की जो टोटल बैलेंस शीट की साइज़ है वो 5,215 करोड़ हो चुकी है। साथ ही साथ कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो यहाँ पर 0.48 का जो डेट टू इक्विटी रेशो है उसके हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा उसमें इतनी ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इसके अलावा कंपनी के एफआईआई की फ्लो की बात करें तो 2.2% एफआईआई का है स्टेक है, म्यूचुअल फंड में 0.68%, प्रमोटर का 42% स्टेक है और अदर्स की बात करें तो 55% है, जो अब हम और डिटेल में समझते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के अगर पिछले 3 साल का एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का सितंबर 2018 में 38% का प्रमोटर का स्टेक था जो बढ़कर 42% हो चुका है। वहीं एफआईआई की बात करें तो यहाँ पर उतार चढ़ाव हमेशा से बना रहा, 4% से लेके 2% तक यहाँ पर उतार चढ़ाव बना रहा, जिससे कि ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। और उसी तरह डीएई ने भी इसी तरह से आप देख सकते हैं कि उतार चढ़ाव बनता हुआ नजर आता है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो 55% तक देखने को मिल जाता है। अगर हम आते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कंसर्न का विषय मुझे लगता है वो इस कंपनी में है डेटर्स डेज। जो डेटर्स डेज हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्च 14-15 में 51-52 दिन हुआ करते थे वो पहले बढ़े 141, 202, 134, अब बढ़ के जो मार्च 21 में निकल के आते हैं वो 215 है, जो कि कई गुना ज़्यादा है। कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है, डेटर्स डेज का मतलब क्या होता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया उसके 215 दिन बाद आपको उसका पैसा मिलेगा। तो इसके चलते क्या होता है कि आपका जो खुद का पैसा होता है वो वर्किंग कैपिटल में अटक जाता है और उसके चलते जो आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो खुद के पैसों से ग्रोथ हो सकती है, वो भी हमें लोन लेके करनी पड़ती है। और उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटबैक देखने को मिलता है। बट कंपनी का अगर डेज पेबल की बात करें तो भी वो 262 है, तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कंपनी को मिलता भी 215 दिन में और देती भी कंपनी 262 डेज में है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 18 डेज का टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का निकल के आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कंसर्न पैदा करती है। जो डेटर्स डेज और डेज पेबल है वो कंपनी का अगर मैनेजमेंट की अगर मैं रिसेंट इंटरव्यू देख रहा था उसमें यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी यहाँ पे काफ़ी फोकस्ड है कि आने वाले समय में इसको सही करने वाली है, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो है जो अभी सरकार से निकल के आता है वो कई परसेंटेज ज़्यादा है उसका, और वो यहाँ पे धीरे धीरे कम करने वाली है और अपनी जो डिपेंडेंस है वो प्राइवेट प्लेयर्स पर लाने वाली है, ताकि कंपनी फोकस कर सके और साथ ही साथ उनका जो रेवेन्यू है वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सके। अब आ जाते हैं कंपनी की अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी पिछले 3 साल से आप देख सकते हैं कि लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। और उसके चलते कंपनी का जो अगर आप टॉप लाइन देखेंगे या कंपनी की फिक्स एसेट हम देखते हैं तो कंपनी की फिक्स एसेट में आप देख सकते हैं कि जो कंपनी की फिक्स एसेट है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई। जो यहाँ पर 200 करोड़ के लमसम हुआ करती थी वो पिछले 2018 से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 500 करोड़ हो चुकी है, जो कंपनी की 5G कैपेसिटी को बढ़ाएगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है कि कंपनी का जो रिलायंस जियो के साथ जो संबंध है, कंपनी का जो महेंद्र नाटा है वो रिलायंस जियो के एमडी ऑफ द कंपनी है। एमडी ऑफ द कंपनी मिस्टर महेंद्र नाटा जो हमारी HFCL की जो कंपनी है वो रिलायंस जियो की जो बोर्ड है उस पर 2010 से वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसमें भी रिलायंस जियो का यहाँ पर हाथ है। और यहाँ पर आने वाले समय में कई प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो रिलायंस जियो और इनके कोलैबोरेशन में हो सकते हैं, जिसमें नेटवर्क प्लानिंग, डिज़ाइन, इंप्लीमेंटेशन की सर्विसेज शामिल है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम आप देख सकते हैं कि इनका जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम से निकल के आता है। आरजिल जो कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, टोटल रेवेन्यू ऑफ हैज़ बीन डिक्रीज फ्रॉम 63% टू 47% इन फाइनेंशियल इन 19 एंड 34%। तो कंपनी की जो रेवेन्यू है, कंपनी की टोटल रेवेन्यू में उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर धीरे धीरे कम हुआ है, क्योंकि कंपनी और दूसरे प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पर आने वाले समय में आती हुई नजर आई। और ये आप चीज़ें आगे आने समय में और देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से रिलायंस जियो के साथ ग्रो करती है, क्योंकि कंपनी जो रिलायंस जियो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने 5G जो डिप्लॉयमेंट किया है वो इंडिया की कंपनीज के साथ मिलकर किया है। तो वो जो HFCL है उसको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिली है। तो अब आने वाले जब 5G होगा तो और जिस तरह से नीड बढ़ेगी यहाँ पर कंपनी को कहीं ना कहीं हेल्प होती हुई नजर आएगी। अब आ जाते हैं कंपनी के चार्ट एनालिसिस पे।
अगर हम मंथली चार्ट अगर कंपनी का ओपन करते हैं तो 2003-2002 के लमसम कंपनी स्टार्ट हुई है, और उसके बाद हमने सबसे पहले इसमें अनाउंसमेंट की थी जब हमने HFCL की वीडियो बनाई थी, वो ये लमसम करीब था जब कंपनी ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो यहाँ पर आपको देखने को मिला था। बट अगर हम बात करते हैं अब कंपनी में किस तरीके की हलचल मच रही है, तो वो यहाँ पर वीकली चार्ट फ्रेम आपके सामने है। और अब यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर कंपनी किस तरह का मूवमेंट आपको देती हुई नजर आएगी। तो जब हमने पहली बार अनाउंस किया था, अगर आपने उस टाइम अगर बाई किया था, हमने करीबन 90 से 100 रुपीज़ का टारगेट दिया था, और वो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 रुपीज़ तक शेयर जाके आया। तो वो टारगेट हिट हो चुका था, और लगभग मेरे हिसाब से जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उन्होंने यहाँ पर एग्जिट ले लिया होगा। बट अब किस तरह का मूवमेंट बन रहा है, तो उसके बाद कंपनी वापस से नीचे जाती है, और अब यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका है 50 से 60 रुपए के बीच में, मतलब 55 रुपीज़ का एक सपोर्ट है। तो आपका अगर सपोर्ट प्राइस में बताऊं तो सपोर्ट प्राइस आप यहाँ पर दे सकते हैं 55 रुपीज़ का। और अगर यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट हो चुका है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, बट यहाँ पर हमारे को वीडियो बनानी थी 70 रुपीज़ के लमसम, जो 80 रुपये हो चुका है। बट यहाँ पर भी आप CMP पे कुछ कुछ बाई कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जैसे आप 100 रुपये लगाने वाले हैं तो आप यहाँ पर 30 रुपये लगा सकते हैं। 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो एलोकेशन एट द ₹80 80 से नीचे आपको लेना है। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा आज करेक्शन देखने को मिल जाता है, या इस वीक में पूरा करेक्शन देखने को मिलता है, तो आपको 70 से 80 रुपये के बीच में यहाँ पर लगाना है। मतलब कि बाई प्राइस जो आपकी होगी, अगर आपको जो पोर्टफोलियो एलोकेशन करना है, यहाँ पे 50% आप कर सकते हैं और 50% आप यहाँ पर कर दें, तो 70 से 80 रुपये के बीच में आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। और आपके जो टारगेट 1 प्राइस होगी वो यहाँ पर करीबन होगी 90 रुपये की। टारगेट जो 2 प्राइस होगी, जो शॉर्ट टर्म के लिए, और टारगेट 2 प्राइस होगी जो वो अगर यहाँ पर ये जो अगर 90 रुपीज़ 95 रुपीज़ है, टारगेट 295 होगा। और अगर ये 95 क्रॉस होता है तो ये जो लॉन्गर टर्म टारगेट है वो आपको यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आएगा, और वो जल्दी ही अचीव हो जाएगा। वो है 120 रुपीज़ का। तो 120 लॉन्ग टर्म टारगेट, मतलब कि मैं यहाँ पे 1 ईयर का टारगेट ही बता रहा हूँ। केवल लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लगती है वो करीबन 200 रुपये की लगती है, जो आपको 2 सालों में देखने को मिलेगी। बट वो जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, आने वाले समय में काफ़ी हद तक यहाँ पर कंपनी के को बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। अब आ जाते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले आपको खरीदना है 70 से 80 के बीच में। उसके बाद टारगेट 190 रुपीज़ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, 95 पे थोड़ा सा और प्रॉफिट बुक करें, और अगर फिर थोड़ा सा आपका जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो आप लॉन्गर टर्म के लिए इसमें डिप्लॉय करके रख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ फर्दर अपडेट होगी तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है शेयर आपके 5G स्टॉक्स के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये जो स्टॉक है वो यहाँ पर इंडिया को कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। आपकी कंपनी के आपने प्रोडक्ट देख चुके हैं, हमने यहाँ मैनेजमेंट देख चुके हैं, रिलायंस जियो के साथ संबंध देख चुके हैं, साथ ही साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आगे आने वाले में R&D भी कर रहा है और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो अब यहाँ पर कंपनी की जो कैपेसिटी वो भी एक्सपेंड होती हुई नजर आएगी, और उससे कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। कंपनी की जो टेक्निकल्स हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं, और यहाँ पर आने वाले टाइम में और ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कंपनी की रिस्क भी मैंने आपको बता दी, डेटर्स डेज और पेबल्स की, और साथ साथ जो सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो डिफेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेटबैक हो सकते हैं, जो कंपनी की जो थोड़ा सा रेवेन्यू है उसको थोड़ा सा डिलेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के आती हुई है कंसर्न के रूप में। बाकी कंपनी एज ए ऑप्शन टू इन्वेस्टमेंट काफ़ी तगड़ी है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।